दूसरा जी अश्विनी जी, आप कई दिन से मुझे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कई फोन किए, कई ईमेल किए, आज हो ही गई मुलाकात। क्या ऐसे इश्यूज हैं? आप तो फाउंडर मेंबर रहे आपके। ये इतना बड़ा फसाद कैसे आपके साथ हो गया कि आप आज उनको एक्सपोज करने की आपने ठान लिया? मैम, मैं फाउंडर मेंबर तो अभी बना हूँ 11-12 में। इनफैक्ट मैं 2006 में जब पीसीआरएफ हमारा एक एनजीओ होता था, रजिस्टर हुआ, तब से मैं काम कर रहा हूँ। पीसीआरएफ मीनिंग पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन। ये अरविंद का एनजीओ है जो रजिस्टर्ड था। बाकी 2 एनजीओ और थे, जो कबीर था और परिवर्तन। तो हमारी यात्रा तब से शुरू हुई। हमारी हम मनीष, अभिनंदन सेकरी, अरविंद केजरीवाल, ये 4 लोग हम तब से काम कर रहे हैं। और आप इतने साल काम किए, तो अभी आके क्यों आपको क्या क्या शक हो रहे हैं? क्या आप नंबर 1 आप क्या मुख्य चार्जेस लगा रहे हैं? मैंने कुछ ईमेल्स आपके पढ़े हैं, आप इन पे सीआईए का चार्ज लगा रहे हैं, तरह तरह के। मुख्य आपके आरोप क्या हैं और कैसे आप इन निष्कर्षों पे पहुंचे? देखिए, पहला तो मैं आपको 5 वो बातें बताता हूँ जो भ्रष्टाचार जो वर्तमान पार्टियों में थी, जिसको खत्म करने के लिए हमने पार्टी बनाई थी। पहला, जातिवाद का। और वो कह रहा है हम खुद ही जातिवाद कर रहे हैं। कैसे? आशुतोष, जो जिंदगी भर आशुतोष थे, अब वो चांदनी चौक में जाके आशुतोष गुप्ता के नाम से वोट मांगते हैं। और सांप्रदायिकता भी हम करने लग गए हैं। योगेंद्र यादव जब गुड़गांव के अहिरवाल वाली एरिया में जाते हैं तो वो अपने आप को यदुवंशी बताते हैं, यादव के नाम से वोट मांगते हैं। और जैसे ही वो मेवात के एरिया में जाते हैं तो अपना पूरा हुलिया बदलते हैं, अपना कपड़ा चेंज करते हैं, व्हाइट कलर का कुर्ता पैजामा पहनते हैं और गर्दन पे एक साफा रखते हैं, चेक वाला, जो आपने देखा हो ईद के टाइम पे पहना जाता है। और वहां पे जाके कहते हैं मेरा नाम सलीम है। वहां पे वो सलीम के नाम से वोट मांगते हैं। इससे एक्सट्रीम मेरे समझ से बीजेपी और कांग्रेस वालों या सपा बसपा भी इतना नहीं कभी किया। कभी नहीं किया। कादिर राणा वगैरह तो करते हैं, लेकिन बाकी शीर्ष नेता ऐसा नहीं करते। नहीं, और उन्होंने जो ये भी कहा कि आग लग जाएगी अगर बीजेपी आ गई, वो तो बहुत ही भड़काऊ भाषण था। नहीं, उतना तो कादिर राणा वाला कह चुके हैं, लेकिन कादिर राणा ड्रेस नहीं बदलते, कादिर राणा अपने आप को नाम नहीं बदलते। योगेंद्र जी ने तो अपना नाम ही सलीम रख लिया, वहां को सब सलीम खान, सलीम भाई के नाम से बुलाते हैं। इट्स एक्सट्रीम। ये पहली बार हमारे भारत में हो रहा है। नहीं, पर ये जो भड़काऊ भाषण है केवल मेवात में दिए मुसलमानों के बीच में कि और भी जगह मुसलमानों में? ये कि पाकिस्तान बन जाए, जैसे पाकिस्तान वाली स्थिति बन जाएगी, मुसलमानों को खदेड़ दिया जाएगा, आग लग जाएगी अगर नरेंद्र मोदी आ गए। ये पहली बार था जो हमने टीवी पे सुना कि कई बार? नहीं, कई बार हो चुका। ये तो अरविंद करते हैं। अरविंद क्या करते थे, मैं तो पूरा जो झाड़ू यात्रा हमारी विधानसभा टाइम थी, मैं उनके साथ में रहा करता था। जब बटला हाउस वाले विधानसभा में जाते थे तो वहां ये कहते थे कि बटला हाउस इनकाउंटर फेक है, झूठा है। और अगले दिन हमारी झाड़ू यात्रा द्वारका पहुंची, जहां इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा का परिवार रहता है। तो वहां वो जाते हैं, वहां मिलते हैं और उनको कहते हैं कि जी आपके पति बहुत अच्छे इंस्पेक्टर थे, उन्होंने तो आतंकवादियों को मारने में शहीद हो गए। अच्छा, इट्स एक्सट्रीम डुअलिटी। मुझे पता है आपके पास वीडियो है? यस। एक दिन पहले वो कहते हैं कि बटला हाउस एनकाउंटर फेक है, अगले दिन वहां जाते हैं तो कहते हैं जी वो तो आपके पति शहीद हो गए। और आपको मैं एक और बात बता दूं, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो सबसे पहली सरकारी नौकरी दिया था उन्होंने माया शर्मा को दिया था। किस लिए? सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूल की टीचर की नौकरी दिया था, क्योंकि शहीद होने के बाद उन्होंने नौकरी कहीं ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, जो जिसके वजह से एनकाउंटर हुआ। हाँ, मोहन चंद शर्मा की वाइफ माया शर्मा को नौकरी, पहला जो लेटर दिया वो अरविंद केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपए दिया था और सरकारी नौकरी दिया था। और दूसरी तरफ कहते हैं फेक एनकाउंटर था। ये आदमी पागल है क्या है? मतलब ये मुझे समझ नहीं आता कि खुद को कॉन्ट्रडिक्ट इतने आसानी से क्या पहले से करता है कि क्या इसका दिमाग हिल गया? पहले भी करते थे, लेकिन मैडम मैंने देखा कि 2010 के बाद जो इनका एकाएक चेंज हुआ। पहले से तो था, लेकिन इतना नहीं था कि आजकल 1 घंटे अभी कुछ, 1 घंटे बाद कुछ। ये अभी बिल्कुल जैसे वो आंदोलन किससे शुरू किया इन्होंने, और बिल्कुल अब तो एक्सट्रीम पहुंच गया है। अब मैं आपको भ्रष्टाचार बताता हूँ। सहारनपुर का जो हमारा प्रत्याशी है लोकसभा का, योगेश दहिया, वो किसानों का 300 करोड़ मुआवजा खा गया। क्या? 300 करोड़ का मुआवजा खा गया किसानों का। कैसे? उसके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है। वो किसानों की जमीन गई थी, सरकार ने ग्रहण किया था तो उनको मुआवजा भेजा था, वो सारा मुआवजा खुद ही खा गया बीच में। और वो आपका कैंडिडेट? वो हमारा सहारनपुर का। किस वजह से?
उसको वो चुना? है बस अपना दबंग है? नहीं, दबंग भी है, मनीष से अपनी उसने ग्रुपिंग कर रखी है तो है मनीष सिसोदिया से। सिसोदिया से। और बताइए। युद्धवीर ख्यालिया, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको याद होगा अरविंद ने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया था कि रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील जो है गड़बड़ हो गई है। अशोक खेमका ने उसको कैंसिल किया था। खेमका ने, हाँ, जो सस्पेंड भी हुए। सस्पेंड हुए थे। तो अशोक खेमका को हरियाणा की सरकार ने सस्पेंड किया। एक वहां नया अधिकारी युद्धवीर सिंह को ले आया। युद्धवीर सिंह ने आके बोला कि ये जो खेमका ने काम किया ये गड़बड़ है, और वाड्रा की लैंड की जो डील थी उसको रिस्टोर किया, वापस में फिर से बहाल किया। और वही युद्धवीर सिंह हमारा हिसार का कैंडिडेट है। बाप रे। तो क्या जवाब क्या देते हैं वहां जाकर? कुछ नहीं बोलते, नहीं है जवाब नहीं। इतना वहां अनशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मतलब मैंने बताया ना, हमारी पार्टी को जो 10-5 सीटें मिलने वाली थी, आज की डेट में वो शायद एक भी सीट नहीं मिलेगी, इसीलिए हो गया। और आपको लगता है मेवात में कम्युनल पोलराइजेशन से योगेंद्र ले जाएंगे? नहीं, सीट तो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन कम्युनल पोलराइजेशन से एटलीस्ट वो वोट वो शायद हो सकता है उनको मिल जाए। जीतने का क्योंकि साथ। वहाँ लोग टोपी पहनते हैं, सफेद कुर्ता पैजामा पहनते हैं, सलीम खान बोलते हैं अपने आप को। इसकी जरा कोई वीडियो दे देना मुझे साथ हाँ, में, जरूर। सलीम खान अपने को बताते हुए। और अच्छा, अब अपराधी की बात में करता और हूं। यादुवंशी भी एक तरफ यादुवंशी। वो फिर ड्रेस चेंज कर लेते हैं। हाँ, वो ये वीडियो दे दीजिए प्लीज मुझे लेके। हाँ, अब मैं अपराधी की बात बताता हूँ। 3 बुराइयां हो गई, जातिवाद सांप्रदायिक। मैं 2 एग्जांपल सबका दे देता हूँ, वैसे बहुत बड़ी स्टोरी है। बुलंदशहर का जो हमारा लोकसभा का प्रत्याशी है, साबिर राही उसका नाम है, उसके ऊपर 28 क्रिमिनल केस चल रहा है। क्या? कंधमाल का जो हमारा लोकसभा का प्रत्याशी नरेंद्र मोहंती, उसके ऊपर 35 केस चल रहे हैं। उसमें रॉबरी है, मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, कई सारे केसेस हैं। वैसे चुन चुन के क्यों क्रिमिनल्स ला रहे ऐसे हैं? मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं 8 सदस्यीय लोकसभा की जो टीम बनी थी, राष्ट्रीय टीम, जो सर्च कमेटी बनी थी, उसका मैं हिस्सा था, अब तो नहीं हूं। उसमें संजय सिंह, पंकज गुप्ता मुखिया थे, बाकी हम 6 लोग और थे। इसलिए मेरे पास 10,600 एप्लीकेशन आए थे, वो सारा मैंने स्टडी किया हुआ है। वो सारे एप्लीकेशन मेरे पास आए थे। हम लोग उसको पूरा रिसर्च करना था, उस पर देखना था कौन क्या है। मैंने उस पर रिसर्च किया हुआ है। इसलिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बिल्कुल एविडेंस के साथ कह रहा हूँ। मैंने सब कुछ, मेरे पास पेन ड्राइव में सारा डाटा आप पाओगे, मैं पूरा डाटा दे दूंगा। परिवारवाद की बात देखिए, हमारा पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक कमेटी में या किसी भी जगह एक परिवार से एक ही आदमी रहेगा, बाकी लोग सामान्य सदस्य के रूप में रहेंगे। कविता रामदास जो फोर्ड फाउंडेशन की मुखिया है, आपको पता होगा शायद। जी, मैं जानती हूँ बड़े सालों से। उनके पिताजी एडमिरल रामदास, के पिताजी एल रामदास, कविता की माता जी ललिता रामदास, और वो एडमिरल हैं। एडमिरल साहब, हाँ। और सागरी रामदास। ये सागरी ये तीनों हमारी 2-2 कमेटीज में है। मतलब 3 लोग मिलकर 6 कमेटी में है, और सब फोर्ड फाउंडेशन से सब जुड़े फोर्ड हैं। फाउंडेशन से फंडेड है। युद्धवीर ख्यालिया जिसने बोला वाड्रा की लैंड डील बिल्कुल ठीक है, वो हमारे उसमें कमेटी है, जमीन वाली कमेटी में है। योगेश दहिया जो 300 करोड़ का घोटाला खा गया, वो भी हमारी कमेटी में है। मतलब सारे घोटालेबाज हमारी कमेटी की स्ट्रेटेजिक कमेटी। वो विनायक सेन जो हाईकोर्ट से सजा याफ्ता है, वो पुलिस रिफॉर्म बना रहे हैं कि पुलिस कैसे काम करना चाहिए। ठीक है। संदीप पांडे जो यासिन मलिक के साथ और गिलानी के साथ यहाँ पे धरने पे बैठे थे, जिनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा है, वो सेकुलरिज्म कमेटी में है। वो बताएंगे सेकुलरिज्म कैसी होनी चाहिए। इट्स ए स्ट्रीम। तो मतलब कुल मिला के आप ये देखो। अच्छा, ये हो क्यों रहा है, मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या हो रही है। पहले ये डिसाइड था कि हम केवल जो एडीआर की रिपोर्ट है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसमें उन्होंने टॉप 35 क्रिमिनल्स और टॉप 35 करोड़पति की एक लिस्ट डाली हुई है, 2009 का डाटा एनालिसिस करके। ज्यादातर कार्यकर्ताओं का ये मन था कि हमारा चूंकि मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार और अपराध है, तो हमें, हमारी भी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, हमारी पार्टी की क्षमता इतनी नहीं कि हम सारे सीटों पर लड़ सकें, तो हमें ये 70 सीटें फोकस करनी चाहिए, बस, और नहीं लड़नी चाहिए। जहाँ ये क्रिमिनल और टॉप 35 क्रिमिनल्स, टॉप 35 करप्ट, जो एडीआर की रिपोर्ट है, सबसे रिलायबल डाटा वही है। लेकिन अब इनको पीछे से कौन इनको हुक मार रहा है, कौन क्या कर रहा है, समझ में नहीं आती बात कि नहीं जी, अब तो 400 नहीं, अब तो करीब 450 पहुंच चुके हैं। अच्छा, हाँ, हमारे जहाँ तहाँ जिसको मर्जी खड़ा करो। जी जी जी, कुछ भी हो, कोई फर्क तो नहीं इसका पड़ता। मतलब पीछे से कोई ये कैंडिडेट उठा रहा है। जी जी जी, ये मैनेजमेंट हो शायद रहा है कि इनको यहाँ से लड़ा दो, कांग्रेस इनको यहाँ से लड़ा दो, इनको कांग्रेस कर रहा है, बीजेपी कर रहा है, भगवान जाने। बीजेपी कैसे करेगा? बीजेपी तो करने का कोई मतलब देखिए, नहीं होता है। बीजेपी के लिए तो प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट जी, जी। बहुत मजबूत है, जी। उसके नाम से सारी उनको वोटें पड़ रही हैं। अब आप देखिए, अभी सबसे ताजुब की बात देखिए, 9 टिकट वापस हो गए। अभी एक एक करके टिकट वापस हो रहे हैं, एक करके वापस आ रहे हैं। आपके अपने आप लोग वापस कर दिए हैं। तो बड़ा मिसमैनेजमेंट हो रखा है।
इसकी अगर आप बैकग्राउंड में जाओ, जो मेरे को आज डाउट होता है, पहले तो मेरे को डाउट नहीं होता था, क्योंकि किसी के साथ कहीं घूमना जाना ये तो भारत में है, सब कहीं आप किसी से मिल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। डाउट तब होता है जब योगेंद्र यादव चुपके चुपके जाके राहुल गांधी से मिलते हैं। कब? अभी फरवरी में मिले थे। अच्छा। उनसे पूछा गया तो हम किसानों के मुद्दे पे गए थे, इसके अरे भाई किसानों के मुद्दे पे गए तो रात को 12 बजे क्यों गए थे? फिर तो दिन में जाओ ना, फिर हमको भी ले चलो, दो चार किसानों को भी ले जाओ। किसानों की बात करने गए हो तो साथ में किसान भी तो होने चाहिए ना। और आपको कैसे मालूम हुआ कि ये रात को 12 बजे मिलने गए? उसी के विरोध में गुड़गांव के 300 लोगों ने रिजाइन दे दिया, उनके सलीम वाले कांड के और इस राजीव गांधी के मिलने के चक्कर में जाके उनके मंच पे 300 लोगों ने अपनी टोपी फेंकी है, जिसमें इसका वीडियो होगा? हाँ, इसका वीडियो है। वो भी जो गुड़गांव का ये देख क्यों नहीं रहे मटेरियल आप? ये सब जो गुड़गांव का कन्वेनर है रमेश यादव, उसका मैं आपको नंबर भी दे दूंगा। वो 300 लोगों ने जाके सीधे इनके मंच पे अपनी टोपी उठा के फेंकी है, अपना रिजाइन फेंका, सब कुछ किया। इनके सलीम खान और इस पर ये सोनिया गांधी की एनएसी में भी थे, राहुल गांधी की ट्यूटरिंग भी करते थे आप जानने से, आप ज्वाइन करने से पहले। ये तो मेरे कॉलीग हैं, तो इनका इतिहास तो मैं अच्छे बखूबी जानती हूँ। नहीं, उसमें एक बात मैं आपको और बताऊं, अन्ना जी को मयूर विहार से उठा के फ्लैट से तिहाड़ भेजने वाले जो डिसीजन हुआ था, मुझे एकदम 100% इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसमें सिब्बल साहब जब बैठे थे मीटिंग में, उसमें योगेंद्र भी थे। हाँ, उनका बहुत करीबी रिश्ता है। सिब्बल साहब की मिनिस्ट्री की दर्जनों कमिटीज में योगेंद्र यादव हैं। जो एचआरडी मिनिस्ट्री, यूजीसी, जब सिब्बल साहब जब रहे एजुकेशन एचआरडी मिनिस्टर, तो दर्जन कमेटियां हैं कम से कम हाई पावर्ड, जिसमें योगेंद्र यादव हैं। तो इनका तो बहुत घनिष्ठ संबंध है। अन्ना को जेल भिजवाने में थे, उस मीटिंग की बात वो कैसे, वो बताइए कैसे? उस मीटिंग में मैं उसका नाम एक्चुअली अपने उसको जान को बड़ा खतरा लग रहा है। फिर भी नहीं, आप चिंता मत करो, बोल दो। वो ये कहता है कि साहब मैं छोड़ के आया था उस मीटिंग तक, जो ड्राइवर था, और उसी मीटिंग के हुआ कि अन्ना जी को मयूर विहार के फ्लैट से उठाओ, उनको तिहाड़ जेल भेजो। आपको याद होगा तिहाड़? जी बिल्कुल याद है। तो योगेंद्र यादव का इसमें हाथ था? इसमें हाथ था। क्या मिला उससे? उनको मिला चाहे नहीं मिला, कांग्रेस को जो मिलना होगा मिल गया, भगवान जाने कांग्रेस फायदे में रही नुकसान में रही, लेकिन जो भी है अपना उनको स्ट्रेटेजी है। और अरविंद केजरीवाल 2005 में जर्मनी गए। एक कांग्रेस का नेता है आशीष तलवार, जो 20-25 साल पुराना कांग्रेसी है, इस समय वर्तमान में हमारे दिल्ली का कन्वेनर है, स्टेट कन्वेनर है। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय कन्वेनर है, राष्ट्रीय संयोजक है, वो दिल्ली प्रदेश का संयोजक है, जो कि विधानसभा से 3 महीने पहले हमारी पार्टी में आया है, और सीधे उसको बना दिया। जबकि हमारा प्रोसीजर होता है कि आप आओगे 6 महीने पहले ऐसे काम करोगे, एक सेट सिस्टम बना रखा है। 2005 में क्या हुआ था कि रामबाबू शर्मा, अजय माकन का ग्रुप शीला दीक्षित जी को हटाना चाहता था। हटाने के लिए उनको कुछ सबूत चाहिए थे, कुछ मिल नहीं रहा था, किस तरीके से हटाए। आशीष तलवार और अरविंद केजरीवाल की दोस्ती उस समय से थी। आशीष तलवार कौन है? आशीष तलवार वो थोड़ा मीडिया फेस नहीं है, इसलिए शायद आप लोग जानते नहीं है, लेकिन ही इज वेरी गुड स्ट्रेटजिस्ट। वो स्ट्रेटजिस्ट है, इसलिए वो सामने नहीं आता है, पीछे से काम करते हैं। आशीष तलवार, रामबाबू शर्मा, अजय माकन हटाना चाहते थे। आशीष तलवार बड़े जूनियर थे, काम किया करते थे, जनपद में काम करते थे। उन्होंने कहा कि आप मुझे ऐसे कुछ सामान दे दो जिसका इस्तेमाल शीला दीक्षित के खिलाफ कर सकूं। अरविंद जी गए, जो आपका सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट, जो दिल्ली जल बोर्ड में गए, उस समय वहां पे जो ये उस समय नया ये आरटीआई आया था, तो जल सूचना अधिकारी नए सब नियुक्त होते थे, तो उनका दोस्त था वो। उन्होंने बिना आरटीआई लगाए वो सारे के सारे लगभग 400 पेज का जो घोटाले, 400 करोड़ का घोटाले का पेपर था, वो सारा उन्होंने फोटोकॉपी करा दिया, और फोटोकॉपी करा के ले आके उसको रामबाबू शर्मा को दे दिया। रामबाबू शर्मा जो अब तो नहीं है, मर गए। उन्होंने उस पेपर को लेके, माकन जी ने और उन्होंने उस पेपर को लेके कोशिश किया, हालांकि सफल नहीं हुए, उनको फिर कांग्रेस ने हटाया नहीं शीला जी को, तो वो फेल हो गए। जब वो फेल हो गए तो अच्छा, अरविंद जी ने काम उनको क्यों किया था? अरविंद जी एनएसी में जाना चाहते थे, एनएसी में जाना चाहते थे। हाँ, मतलब दोनों का उसमें था। ये तो दिग्विजय सिंह भी कहते हैं कि ये बहुत तड़प रहे थे एनएसी में जाने। हाँ, वो दिग्विजय सिंह से मिले थे, अग्निवेश से मिले थे, रामबाबू शर्मा से मिले थे, अजय माकन से मिले थे, और इसका जो सारा करता था वो आशीष तलवार कराता था, इनकी मीटिंग कराता था। तो क्या हुआ कि न तो ये एनएसी में जा पाए और न उधर शीला हटी।
तो उन लोगों को लगा यार कुछ गड़बड़ न हो जाए मामला, थोड़ा बड़ा फ्रस्ट्रेशन चल रही थी, बड़ा टेंशन था। तो उस समय फिर 2 टिकट कराए गए जर्मनी के, आशीष तलवार और अरविंद केजरीवाल। ये दोनों फिर गए, 15 दिन अपना जर्मनी घूम के आए। दिस वाज द कम्प्लीमेंट्री विजिट। नहीं, पर इसमें क्या बड़ी बात है जर्मनी का टिकट मिलना? ये तो कोई बहुत बड़ी नियामत नहीं है। नहीं, आप सोचो, कांग्रेस के खर्चे पे कांग्रेस के नेता के साथ क्यों जाना? और अगर आप गए हो तो कोई बुराई नहीं, मैं नहीं कोई बुरा मानता, आप एडमिट करो ना। मैं पूछ रहा हूँ क्या करने गए थे आप? सामने ये भी हो सकता है जर्मन फाउंडेशंस भी इसमें है, मैडम, कुछ वहाँ से लेन देन हुआ हो। हम कहते हैं कुछ भी हुआ है, लेकिन उसको चुप क्यों रहना? जो हम तो कहते हैं आप अच्छे काम में लिए गए थे, हम तो कहते हैं आप जन लोकपाल लाने गए थे जर्मनी, ठीक है, तो आप उसको एडमिट कर लो, हम ये करने गए थे। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या करने नहीं थे? आप बताओ मेरे को क्या करने नहीं थे, आप बता सकते हो। पर दूसरी ओर सुनने में आता है कि संदीप दीक्षित ने इनको काफी फंडिंग की। हाँ, नहीं, अब बताता हूँ। IAC के अभी उस दौरान समय तक संदीप दीक्षित पिक्चर में नहीं थे। जब शीला को हटाने की कोशिश हुई और वो वाला ग्रुप फेल हो गया, राम बाबू शर्मा वाला ग्रुप, अजय माकन वाला, और जब संदीप दीक्षित को समझ में आई इसका असली सूत्रधार राम बाबू शर्मा नहीं, इसका जो पूरा मसाला दिया वो अरविंद केजरीवाल ने दिया है, तो संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को पटा लिया। तो उस समय अरविंद केजरीवाल की और संदीप दीक्षित की दोस्ती हो गई। किस साल की बात है? ये बात 2006 की है, 2006 स्टार्टिंग की है। उन्होंने एक NGO भी चलाया था, उसकी मीटिंग्स भी एक आध तो मैं भी अटेंड करने गई थी, जहां अरविंद भी थे, संदीप दीक्षित, सभी एक NGO का प्लेटफॉर्म बना रहे थे। ये 2006 की बात है। उसके पहले वो जर्मनी का विजिट हो चुका था। जब ये भाई उन्होंने देखा कि ये तो बढ़िया आदमी है, तो उन्होंने अपना सेट कर लिया। फिर संदीप की अच्छी दोस्ती हो गई, वो वाला ग्रुप थोड़ा अलग हो गया। और ये भी सुनने में आता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो इन्होंने शुरू किया मसला, वो उस समय किया जब CWG वगैरह में शीला जी बहुत दिक्कत में फंसी थी और बड़े डिमांड हो रही थी कि इन्वेस्टिगेट किया जाए, केसेस फाइल किए जाए। तो लोकपाल आंदोलन शुरू करके इंडिविजुअल केसेस सारे ठप हो गए। CWG का मसला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एग्जैक्टली यही हुआ था। मैं तो कहता हूं कि अगर आप वास्तव में भ्रष्टाचार से लड़ने वाले हो, तो जब आपके पास 2005 में 400 करोड़ का पेपर आया, आप वास्तव में अगर ईमानदार हो तो आप उसको पुलिस को देते ना, कोर्ट में आप जाते। कोर्ट में जाते, आप मीडिया को देते, किसी को देते। आपने उसको चुपचाप अजय माकन, राम बाबू शर्मा को दे दिया NAC में जाने के लिए। आपने NAC डील करने के लिए आपने वो कर दिया। अच्छा, उसमें योगेंद्र यादव सक्सेस हो गया। योगेंद्र यादव कुछ समय NAC की एंट्री हो गई, दोनों की कोशिश कर रहे थे NAC में जाने के लिए। योगेंद्र यादव भी लॉबिंग कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल भी कर रहे थे। पर योगेंद्र ने अरुणा रॉय के साथ बहुत पटाख रखा था। जी, और इन्होंने जरा राइवलरी ज्यादा दूर तक ले गए जी। अरुणा के साथ, तो शायद इसलिए दरकिनार हो गए। बिल्कुल ठीक बात है, ये हुआ था। तो भ्रष्टाचार, मैं रिसेंट आपको एग्जांपल देता हूं। आप जन लोकपाल करते रहते हो। मैं लॉयर हूं, भारतीय संविधान के रहते हुए बिना अमेंडमेंट किए जन लोकपाल नाम की चीज दिल्ली में आ ही नहीं सकती। वो जन लोकायुक्ता के नाम से ही रहेगा। जन लोकपाल आ ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो आप उस जन लोकायुक्ता को क्लॉज अमेंड कर दो, अमेंड कर देते, जो कुछ करना चाहते सब कर देते। लेकिन आप नहीं है, आपकी नीयत खराब है। आपकी नीति नहीं, आपकी नीयत, इंटेंशन आपका ठीक नहीं है। ये जो पुराने आप दस्तावेज लाए हैं कबीर के और इनके पहले के NGOs के, ये क्या घोटाला है, ये भी बताइए। एक NGO हमारा 3-4 NGO थे। परिवर्तन था, PCRF था, कबीर था। जैसे हमारा जो PCRF था उसमें तो फंडिंग जिंदल साहब के यहाँ से आती थी, जिंदल फाउंडेशन से। ये जो स्टील मैग्नेट है? हाँ, स्टील मैग्नेट। अच्छा, कांग्रेस। हमारे वॉलंटियर्स का पेमेंट आता था वहां से। अच्छा, कब से? ये 2006-7 से। तो तब से इनका रिश्ता इतना कांग्रेस? सीताराम जिंदल से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। अच्छा। अरविंद का बहुत अच्छा रिश्ता है। और इनके दूसरे के साथ? रवीन जिंदल पूरे परिवार से ही है। अच्छा, पूरे परिवार से सब एक दूसरे को जानते हैं। कोई अच्छा, पहले से जानते हैं। हाँ। तो इसका प्रूफ है कि ये आपके वॉलंटियर्स की सैलरी आती थी? आती थी। उसका प्रूफ है। पहले चेक से आती थी, अब कैश आती है, लेकिन आती है। पहले कम वॉलंटियर थे, 20-25 थे, तो चेक से आती थी। अब बहुत ज्यादा है, तो 500-600 वॉलंटियर्स हो चुके हैं जो फुल टाइम पेड वॉलंटियर्स हैं। तो अब वो कैसा आता है। मैं ये बता रहा था आपको कबीर वाला। हाँ। तो जो कबीर का NGO, मनीष का एक्चुअली NGO कबीर है।
कबीर का रजिस्ट्रेशन 2007 की नवंबर में हुआ, 12 नवंबर 2007 को हुआ, और फोर्ड फाउंडेशन की पहली 44 लाख रुपए की किस्त 2005 में आ गई, 34 लाख रुपए की किस्त 2006 में आ गई। अरे मतलब भारत में मेरे समझ से ऐसा कभी हुआ नहीं होगा। पैसा पहले आया, रजिस्ट्रेशन बाद में हुई। और सबसे ताजुब की बात यह कि उस समय के गृह मंत्री ने इसको परमिशन भी दे दिया। इन्होंने सिंपली एक एप्लीकेशन लिखा कि हमें परमिशन दे दिया जाए, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ लेकिन हम कबीर नाम की कोई चीज बनाने वाले हैं। और 2 साल पहले उन्होंने, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये कह रहे हैं, रिपोर्ट ये कहती है कि MHA हैज गिवन प्रायर परमिशन। अरे भाई, मिनिस्ट्री ऑफ, इसका मतलब होम मिनिस्टर उसमें अपना था इनका, जो भी होम मिनिस्टर FCRA था इनके पास। हाँ, ये देखिए ना, कबीर और ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड है, दिखाइए। हाँ, ये कबीर जो संस्था है। हाँ। और ये आपको मैं दिखाता हूं कि 2006 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, 12 नवंबर 2007 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। और पहली जो किस्त आ गई वो 2005 में आ गई, 43,48,000 रुपए की। 43 लाख दिखाइए, 43,48,000 सीधा कीजिए ना इसको जरा। जी, हाँ, दिख रहा है। हाँ। उसके नीचे फिर 32 लाख समथिंग की आ रही दूसरी किस्त। अच्छा। हाँ, ये पेपर मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगा आपको। हाँ। तो आप ये सोचो, तो आपने तब नहीं पूछा इनसे ये सवाल? एक्चुअली मैडम, हमें थोड़ा, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, तो भगवत गीता में मैं तो कृष्ण का वो भक्त हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि कृष्ण ने भी महाभारत के टाइम में 1-2 जगह मतलब वो कहा था कि नहीं यार, शिखंडी को खड़ा कर दो, इसको खड़ा कर दो। हमें ये लगता था कि ये रास्ता तो गलत है, लेकिन हमें लगता है इनका इंटेंशन ठीक है। तो अच्छे काम के लिए, धर्म युद्ध के लिए थोड़ा सा रास्ता अगर गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। द्रोणाचार्य को भी उस समय धोखे से मारा गया, भीष्म पितामह को भी धोखे से मारा गया था। इस तरीके से हमारे पुराने टाइम में हो गया। तो मैं तो उसी विचार को लेकर चल रहा था कि ये लोग जो रास्ता ले रहे हैं तो गलत ले रहे हैं, लेकिन ये इनका इंटेंशन ठीक है। अब जाके पिछले मेरे को 1-1.5 साल में समझ में आया कि नहीं, इनका इंटेंशन गड़बड़ है। और जो परिवर्तन के पास पैसे आए वो भी तो फोर्ड फाउंडेशन के थे। फोर्ड फाउंडेशन से बहुत पैसा आता है। फोर्ड फाउंडेशन का केवल डायरेक्ट नहीं आता, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 तरीके से आता है। जैसे वो क्या करता है कि मीरा सान्याल जी हैं जो हमारी लड़ रही हैं वहां से, उनका एक NGO है प्रदान, जो नक्सलाइट एरिया में काम करता है। तो वो क्या होगा कि कुछ प्रदान के थ्रू आएगा, कुछ इधर से आएगा, या ऐसे करते हैं कि फोर्ड वाले वहां पे NRI को पैसा दे देते हैं, वो NRI अपने घर वालों को दे देंगे डोनेशन। जैसे वहां पे दिया किसी को, उन्होंने अपने घर वालों को दे दिया और घर वालों ने यहाँ के दे दिया। तो इस तरीके की रूटीन हो जाती है। इसका आपके पास क्या सबूत है? इसका बहुत सारे लोग हमारे अभी इसमें, जब हमारी पार्टी बनी विधानसभा के टाइम में, बहुत सारे लोगों ने ऐसे पैसा आके दिया। लेकिन अब आप उसको लिंक नहीं कर सकते ना, क्यों? पर जेन्युइन भी हो सकता है। नहीं, जेन्युइन हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे हैं, उसमें बहुत सारे जिनको मैं जानता हूँ। देखिए मैडम, ऐसा है, मैं अपने पिताजी को 100% जानता हूँ, मेरे पिताजी कौन है। मैं अपने बेटे को जानता हूँ 100%, मेरा बेटा कौन है। लेकिन आप पूछो कि प्रूव, तो मैं प्रूव नहीं कर सकता। प्रूव करने के लिए तो DNA टेस्ट कराना पड़ेगा, और DNA मैं नहीं कर सकता। DNA के लिए डॉक्टर चाहिए। अगर इसकी एक अच्छी इंक्वायरी हो जाए, इसकी कोई CBI इंक्वायरी हो जाए, SIT इंक्वायरी हो जाए, जो फोर्ड फाउंडेशन दे रहा है यहाँ पे, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो तो जाए। कोर्ट में क्यों नहीं फाइल करते? आप तो वकील हैं। कोर्ट में एक हेमंत शर्मा ने मुकदमा किया हुआ है, जिसका आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल बहुत विरोध कर रहे हैं। अब वो डाइवर्ट कर रहे हैं कि हमारी क्यों कर रहे हैं, इनकी भी करा लो। अरे भाई, तुम सबसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, तो हमें तो खुद आगे आना चाहिए। हाँ जी, हमारी कराओ। 11, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी, 11,500 करोड़ आया है इस साल एनजीओ को। उसमें केवल 2% रिटर्न फाइल किया है। हमने अरविंद को बोला इसके फाइल कराओ, चुप। क्यों चुप? मैं कांग्रेस बीजेपी से आशा नहीं कर सकता। ये रिटर्न करते हैं? भगवान जाने, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं, ये फाइल करते हैं कि नहीं? नहीं, फाइल करते हैं, लेकिन जो अभी मैंने कबीर का रिपोर्ट देखा, तो कबीर वाले में खुद ही बहुत सारी वो है। क्या कबीर ने क्या किया है कि मनीष ने अपने घर को ही अपना किराए का मकान बना लिया, अपनी बीवी को मालिक बना दिया, खुद किराएदार बन गए। तो पैसा ले रहे हैं उसका? तो पैसा किराए पे ले लेते हैं। अपनी कितना किराया ले रहे हैं? ये इसमें एक बार देख लो, अपनी गाड़ी को टैक्सी बना के। हाँ, अपनी गाड़ी को टैक्सी बना लिया, अपने घर को किराए का मकान बना लिया। ये 2005 में 12,000 रुपए लेते थे। अच्छा, अब तो ज्यादा ले रहे होंगे। 2005 में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट है, ठीक है। अपनी गाड़ी को ही अपना किराया इस तरीके से करते रहे अपना, मतलब जो पैसा आया वो अपने में ही खर्च हो गया कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया।
टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। समझाइए। मैं आपको बताता हूँ, मैं लोकसभा की सर्च कमेटी में था, जो नेशनल कमेटी थी, 8 सदस्य 8 मेंबर्स कमेटी थी, उसका पार्ट रहा हूँ, जिसमें टिकट बंटने थे। जिसमें ये तो लोकल डिसीजन होने थे, रेफरेंडम होने थे, क्या हुआ? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। 8 लोगों की टीम बना दी गई, पूरे देश से फॉर्म मंगाने शुरू हो गए। राजमोहन गांधी जहां से खड़े हैं, यहां से 270 फॉर्म आए। आनंद कुमार जहां खड़े हैं, लगभग वहां से 250 फॉर्म आए। जर्नैल सिंह जहां से खड़ा है, वहां 350 फॉर्म आए। मतलब 7, मैं आपको दिल्ली का डाटा बताता हूं, 7 लोकसभा में लगभग 1600 फॉर्म आए थे। 1600 फॉर्म 7 लोकसभा में, ऑन एन एवरेज 250 हो गया पर लोकसभा। लेकिन देखिए, वो जिन 7 लोगों को टिकट मिला है, उन्होंने अप्लाई किया ही नहीं था। वाह, गजब। ये केवल और केवल इसलिए किया गया था कि ये कंडीशन लगा दी गई थी कि आपको 1000 लोगों की रिकमेंडेशन लानी है, 1000 लोगों का फोन नंबर, 1000 लोगों का ईमेल आईडी। अब वो क्या करते हैं, उससे सबको एसएमएस जाता है कि आप यहाँ पे अनशन होने वाला है, यहाँ पे धरना होने वाला है, यहाँ ये होने वाला है, आप आइए। अच्छा। ईमेल आईडी पे हर हफ्ते वीकली एक मेल जाता है कि आप डोनेट करिए, आप इस मेल को अपने और आगे फॉरवर्ड करिए, एक चैन बनाने की कोशिश करिए। मतलब कुल मिला के जो 11,000 पूरे देश से लोकसभा के फॉर्म आए, वो केवल इस काम के लिए आए थे कि इतने लोगों के 11 into 1000 कितने 11 लाख लोगों के 11 लाख ईमेल आईडी, फोन नहीं, नंबर। 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 10 लाख के ईमेल आईडी ने मिल गए, ईमेल आईडी मिल गया, फोन मिल नंबर गया। और एक कंडीशन और दिया था कि आप उनसे 10-10 रुपए की पर्ची भी कटवा दोगे, तो 1 करोड़ 10 into 10 यानी 10 करोड़ 11 करोड़ के आसपास हो गया। 11 करोड़ पैसा भी आ गया। गजब के, ये किसका दिमाग चलता है? एक अमवे कंपनी होती है, अमवे, हाँ। ये लगभग वो सिस्टम है, चैन सिस्टम है ये पूरा, कि आप अच्छा, दूसरा एक और तरीका कि आप जिससे पर्ची कटवाओ उसको आप एक टोपी भी दोगे। वो कितने की? वो टोपी 10 रुपए की, और वो टोपी मार्केट में 3 रुपए की आती है, हम चांदनी चौक से खरीदते हैं 3 रुपए की। तो मतलब 7 रुपए आप, वो जो कैंडिडेट है वो भी अपना उसको सेट हो गया। दिस इज द कंप्लीट मार्केटिंग स्टाइल, ठीक है। और ये आ गए एप्लीकेशन और अपने आप अनाउंस कर दिए कैंडिडेट। मैं बता रहा हूँ, शुरू के 150 कैंडिडेट्स तक तो मैं अंदर था, उसके बाद में थोड़ा मीडिया में बाहर आ गया। शुरू के 150 जो कैंडिडेट अनाउंस हुए, उसमें से लगभग 135 कैंडिडेट्स प्री डिसाइडेड थे और उनके फॉर्म ही नहीं आए थे, नाम अनाउंसमेंट हो गया। गुलपनाग, ये वो के सबके गुलपनाग तो बहुत बाद में, कुमार की बात कर रहा हूँ। जो शुरू के 150 आए थे, उन्होंने अप्लाई किया ही नहीं था, वो पहले से डिसाइडेड थे। बस हाँ, जैसे कैसे किया कि हरियाणा में योगेंद्र ने जिसको चाहा अपना दे दिया, तो युद्धवीर ख्यालिया की जो जिसने वाड्रा की लैंड डील को रिस्टोर किया था, उसकी नौकरी 1 साल बची हुई थी, लेकिन वो भी रिजाइन करके आ गए। उन्होंने पहले बता दिया भाई आ जाओ, ठीक है, तो उसने रिजाइन किया आगे। ऐसे यूपी में, यानी ये गठबंधन योगेंद्र का हुआ जी। वाड्रा। तो इसका मतलब सिर्फ राहुल गांधी की ट्यूटरिंग नहीं करते, राहुल गांधी के जीजा साहब से इनकी अच्छे घनिष्ठ संबंध भी हैं। जीजा साहब नवीन जिंदल से, माता जी से बहुत अच्छे संबंध है, सोनिया जी से बहुत अच्छे संबंध है, जिंदल साहब से बहुत अच्छे संबंध है, पूरा कंप्लीट है सेटिंग। ये तो जो गाली वाली देते हैं ना अंबानी अदानी को, ये तो केवल नौटंकी है और थोड़ा वो डील में हो नहीं पा रही है। जिस दिन डील हो जाएगी छोड़ देंगे। अच्छा, वो पैसा मांग रहे हैं बस नहीं, ऐसे नहीं मांगेंगे, गाली देंगे। ये क्या करते हैं, फ्रंट फुट पे खेलते हैं, बैक फुट पे नहीं खेलते। पहले आके खुद ही छक्का मारने की कोशिश करते हैं। तो 2-4 बार गाली दिया, अगर वो अंडर प्रेशर आ गया, कुछ हो गई बात तो ठीक है, नहीं तो गाली देते रहेंगे। अच्छा, तो अंबानी अभी इनके चक्कर में नहीं आया? अभी तक गाली नहीं बंद की, इसका मतलब नहीं आया। नहीं, पर CNN IBN तो अंबानी का ही माना जाता है जी। वहाँ इतना प्रमोशन हो रहा है, तो इसका मतलब अंबानी से कुछ तो गठबंधन है। नहीं तो CNN IBN राजदीप सरदेसाई इतने मोहित क्यों हो कितने सालों से? उसका मैं एक और स्टोरी बताता हूँ। देखिए, भ्रष्टाचार 2 तरीके का होता है, एक पैसे का भ्रष्टाचार, एक होता है नैतिक भ्रष्टाचार। 2011 में जब आंदोलन चल रहा था, उस समय कुछ दिन बाद उस समय डिसाइड हो चुका था कि हमें पार्टी बनानी है। उसी समय 3 चैनलों के, उसमें एक का तो आपका वो वीडियो आ चुका है, आपने देख लिया होगा, पुण्य प्रसून का तो आ गया, पुण्य प्रसून का। बाकियों का मैं नाम नहीं लूंगा। देव क्यों नहीं लेते हो? बाकी 3 और एडिटर्स थे, जिनको कौन थे? एक को साउथ दिल्ली से दिया था, मतलब टिकट बोला था हम तुम्हें देंगे। राजदीप सरदेसाई को। एक को ईस्ट दिल्ली से बोला था हम तुम्हें यहाँ टिकट देंगे, ठीक है। पुण्य का कहीं और से था, वो दिल्ली के बाहर से था। तो इन लोगों को टिकट पहले से तो डिसाइड। राजदीप को आना था इनकी पार्टी में, आना, फिर क्यों नहीं आया? वो आशुतोष को थोड़ा
अच्छा असर नहीं हुआ, इसलिए वो देख के सारे बैकफुट पे हो गए। आज तो जब आया तो उसका थोड़ा ठीक नहीं रहा, वो बड़ा उसका विरोध होता है वहाँ चांदनी नहीं, चौक में, पर उसमें देखिए बड़ा चलता है। ये पार्टी बनने से बहुत से पहले से ही CNN मैन ऑफ द ईयर ये अवार्ड राजदीप के साथ योगेंद्र की और केजरीवाल की बहुत घनिष्ठ बहुत सालों से। हाँ, वो रवीश और ये सब आके बकायदा रामलीला मैदान के पीछे हमारा एक कमरा होता था, स्ट्रेटजी कमरा, उसमें सब बैठते थे बकायदा। दिन में अपना, रात में स्टूडियो में होते थे, दिन भर वहां अपना आके पीछे में सलाह दिया करते थे क्या करना है क्या नहीं करना। इवन जो अरविंद की टोपी है वो भी किसी मीडिया वाले ने बताया कि टोपी पहनो ठीक रहेगा। जो अरविंद का मफलर है, ऐसे मफलर बांधना है, वो मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मिलता था कि यार ये वाला करो तो बड़ा क्रांतिकारी विचार रहेगा ये, ठीक है, टोपी ऐसे बांधना, मफलर ऐसे बांधना, ये सब क्रांतिकारी विचार वहीं से मिलते थे। एक बात मैं ये कहने वाला था कि जो टिकट का बंटवारा, पैसे, एक बंदा था राजेश कुमार, उससे संजय सिंह की सहयोगी अरुणा सिंह पैसे मांग रही थी। उस बातचीत में पता चला कि मछली शहर, मोहनलालगंज, क्या मछली शहर लोकसभा का नाम है, बता रहा हूँ, शहर, मछली शहर, जौनपुर, मोहनलालगंज, मिश्रिख और सीतापुर, ये 5 सीटें उस कन्वर्सेशन में पता चलती हैं कि बिक चुकी हैं। कहाँ है वो वीडियो राजेश कुमार के पास है, वो मीडिया को दिया, मैं आपको भी दिलवा दूंगा। हाँ दिलवाइए, मैं चला दूँ। हाँ, मैं दे दूंगा। और वो ऑडियो, सॉरी वीडियो कितने में बिकी है? नहीं, ऑडियो है वो। हाँ, कितने में बिकी है? आई थिंक 7-8 मिनट का है ना। कितना पैसा लिया? 25 लाख। अच्छा, सस्ते में बेच रहे हैं भाई, जहाँ पे कोई है नहीं। वो एक्चुअली वो 5 सीटें सुरक्षित सीट है, ऐसी सुरक्षित है। अच्छा, ऐसे सुरक्षित है, तो आप थोड़ा सा वो ऐसे ही। अब पहली बात तो ये कि यूपी के इंचार्ज संजय सिंह है, तो संजय सिंह डिसाइड करने वाले हैं कि इसको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अरुणा सिंह तो बलि का बकरा है, अरुणा सिंह उन्होंने निकाल दिया। उसमें आवाज में अरुणा सिंह आती है, अरुणा सिंह से बातचीत होती है, लेकिन अरुणा सिंह बेचारी क्या करेगी? अरुणा सिंह तो एक टूल थी, वो तो बलि का बकरा बन गई। एक्चुअल में पैसा अरुणा सिंह के पास थोड़ी जा रहा था, अरुणा सिंह वो तो कहीं और ही जा रहा था, उसके ऊपर कुछ नहीं किया। तो ये जो दोगलापन है ना, ये जो कुल मिला के भ्रष्टाचार। तो और भी जगह सीटें बिकी हैं, एमपी में, बिहार में, हमारे पास तो एक्चुअली लोग अब जान जाते हैं, तो मुझे फोन करके बताते जी यहाँ भी हो गया, लेकिन अब मैं क्या करूं, कहां से करूं, लेकिन बिक रही है। मतलब बेचने वाला खरीदने वाला खेल धड़ल्ले से चल रहा है, खूब चल रहा है। इसीलिए बहुत सारे जो ईमानदार लोग हैं, इस तरीके के लोग हैं, सब बाहर हो गए। सुनते ही नहीं। जैसे आप थोड़ा सा अगर बात उठाओ तो आपको नेग्लेक्ट कर देंगे, आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे। ये जो आपने सवाल उठाए कि कोर कमेटी की मीटिंग कभी नहीं हुई, कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं है, जनसभाएं तो खत्म ही हो गई, जो इन्होंने कहा था कि जनसभा में फैसले होंगे जी। ये सब मतलब अभी कोई सब दिखावा है, ये मीटिंग हो ही नहीं रही, कोई कुछ नहीं। राष्ट्रीय परिषद हमारी सर्वोच्च संस्था होती थी, जिसमें 300 मेंबर्स है। हमारा ये था कि हर साल में हर 6 महीने एक मीटिंग हुआ करेगी। उसको इन्होंने बिना पूछे खुद ही अमेंड कर दिया कि साल भर में कर दिया। और उसमें जो कुछ थोड़ी सी डिसेंट्रलाइजेशन था पेपर पे, जो थोड़ी बहुत, एक्चुअल में तो कोई शक्ति पावर नहीं थी राष्ट्रीय परिषद के पास, लेकिन पेपर में थी, उसको वो अमेंड कर दिया। अभी 31 जनवरी को राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई और बिना बताए बस ऐसे शोर शराबा करा के हाथ खड़ा करवा लिया आधे लोगों से। उसी में मधु भादुड़ी ने इस्तीफा दिया था, आपको याद होगा। अच्छा। 31 जनवरी को मधु जी ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद अशोक अग्रवाल ने दिया था। इसी को लेकर कुछ बोलने का मौका नहीं दिया जाता वहां पे। तो अब आपको क्या लगता है? आप कह रहे हैं कि आप ये इंक्वायरी चाहते हैं कि सारे फोर्ड फाउंडेशन और तरह तरह के फॉरेन फंडेड जो इंडिविजुअल्स और एनजीओज हैं वो कैसे हावी हो रहे हैं हमारी राजनीति में, और आपके जरिए भी और तरीकों से भी। तो आपकी अब मांग क्या है? मेरी पहली तो लोगों से मैं ये अपील कर रहा हूं जाके पर्सनल, आप लोगों के माध्यम से सबसे, कि पहली बात तो देश 25 साल से खिचड़ी सरकार चल रही है, 25 साल हो गया। अब जनता को बहुत सोच समझ के वोट करना पड़ेगा एक अस्थायी सरकार के लिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार के लिए। वो इसलिए इनकी डिमांड इनके झांसे में ना आए, क्योंकि इनके कहने वाले दांत कुछ और एक्चुअल में। पर आप ये कोर्ट केस करने को तैयार हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए? कुछ आज जीते या हारे जी, आप इस केस को? मैं इसको परसू कर रहा हूँ। एक्चुअली ये सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। मैंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबको लिख के मैं थक गया हूँ। नहीं तो उन्हीं के उठाए हुए हैं, तो कैसे होगा? ठीक है, तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं। इसलिए अब जो नई सरकार बनेगी मैं करूंगा उनके बाद। कोर्ट में तो फाइल कर ही सकते हैं। कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है।
अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट आपका कि शर्मा का? एमएल शर्मा और हम लोग साथ में जाते हैं वहाँ पे। साथ में। लेकिन मेन पिटिशनर वही है, एमएल शर्मा। इनकी इंक्वायरी हो, इनकी इनके इंक्वायरी हो। खिलाफ। इनका जो फोर्ड फाउंडेशन का पूरा नेक्सस है उसकी इंक्वायरी हो, वो एसआईटी जब तक नहीं होगी। और केवल यही नहीं है, वो बहुत लोग हैं, छत्तीसगढ़ में लोग काम कर रहे हैं, कश्मीर में काम कर रहे सही हैं। बात। कश्मीर का रजा मुजफ्फर भट्ट जो पहले पीडीपी में था, वो कहता था अजमल कसाब निर्दोष है, अफजल गुरु निर्दोष है, यासिन मलिक निर्दोष वो है। हर घाट का पानी पीता है। वो हमारा कैंडिडेट है मुझे श्रीनगर से। मालूम है, जानती हूँ मैं। ऐसे ऐसे लोग, मतलब नक्सली आतंकवादी सब हमारे लोकसभा में। पीडीपी में उसको घास किसी ने नहीं डाली जी, वो पीडीपी के लायक भी नहीं था, इसलिए वहां से उसने दरकिनार कर लेकिन दिया। हमारे लायक हो गया वो। हाँ, क्योंकि वही हो रहा है। अगर कांग्रेस के रिफ रैफ आपके पास आ रहे हैं, कांग्रेस अपना वोट ट्रांसफर कर रहा है, अपना लुम्पन एलिमेंट आपको भेज रहा है, तो फिर भट्ट साहब तो फिर भी रिस्पेक्टेबल है, अंग्रेजी अच्छी खासी बोली। मतलब जिस कमाल फारूकी को मुलायम सिंह यादव को भी शर्म आ गई कि यासिन भटकल निर्दोष है कहने पे मुलायम सिंह ने निकाल दिया, उसको हमने अपना लिया। अभी बरेली का टिकट उसका पक्का हो रखा है। कमाल फारूकी का वो शायद मैं हंगामा कर रहा हूँ इतने दिन से, मैं कमाल फारूकी रजा में चिल्ला रहा हूँ, शायद हो सकता है होल्ड हो जाए। तो भटकल को उसने निर्दोष कहा, हाँ, और अब मुलायम सिंह ने बाहर निकाल दिया उसको। मुलायम सिंह ने बाहर निकाला, और वो हमारे टिकट उसको मिल रहा है। तो कई किस्म के धांधले, टेरर लिंक्स, माओइस्ट लिंक्स, कश्मीरी सेसेशनिस्ट लिंक्स, सीआईए लिंक्स, बिल्कुल सोनिया जी के मतलब दरबार के। आप राष्ट्रवादी न हो तब तो ठीक है, अगर आप राष्ट्रवादी हो, आपके लिए देश सबसे पहले है, देश की एकता अखंडता सबसे पहले है, तो आपको ऐसा किनारे मक्खी तरह निकाल के फेंक देंगे बाहर। ये